वंदे मातरम। नमस्कार। इन दिनों हमारे देश की राजनीति में विचार शून्यता दिखाई दे रही है। बूढ़ी कांग्रेस जो बरसों बरस उसने हमारे देश पर लोकतांत्रिक तरीके से राज किया, आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो मनुस्मृति के पीछे छिपकर देश में एक वर्ग के खिलाफ जहर बोने का काम कर रही है। वो इसलिए कि लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सनातन और सनातनी व्यवस्था के अनुसार जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुस्मृति के विरोध में जिस तरह से लगातार बयानबाजियां होती हैं, उससे लगता है कि अब उनके पास कोई भी मुद्दे नहीं बचे हैं, तो वो देश में समाज के बीच में विभाजनकारी नीति लेकर के वो समाज में जहर पैदा करना चाहती हैं। अभी पुणे के कार्यक्रम में राहुल जी, कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भारत में जो हिंदू महिलाएं हैं उनको कमज़ोर करने का काम मनुस्मृति ने किया है। हम तथ्यों पर बात करें तो हम 1947 में आज़ाद हुए, गणतंत्र स्थापित हुआ और उसके बाद हमारे यहाँ संविधान का राज चल रहा है। और उस संविधान का राज चलाने वाला जो पार्टी जो है नेतृत्व, वो कांग्रेस से थे। यानी कांग्रेस पार्टी जो है देश में आज़ादी के बाद उसने काफ़ी लंबे समय तक राज किया और उसके बिखरने के बाद अलग अलग राज्यों में जातिवादी जो राजनीति है उसका उदय हुआ और वो सारी जातियां इसी ब्राह्मण व्यवस्था, इसी मनुवाद के खिलाफ, इसी सनातन के खिलाफ माने एक माहौल खड़ा करके वो अपने वर्गों को जोड़ती रही हैं वो पार्टियां और राज्य के अलग अलग राज्य के उसमें सरकार बनाती रहीं, कुर्सी पर वो विराजती रहीं। अब सवाल ये है कि क्या मनुस्मृति की व्यवस्था यहाँ लागू है? देश के प्रत्येक जाति के समुदाय के लोगों को ये सवाल करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जो राहुल गांधी जी या उनके सहयोगी दल जो बात कर रहे हैं कि यहाँ मनुस्मृति ने नारियों को कमज़ोर किया, तो क्या मनुस्मृति की व्यवस्था हमारे देश में लागू है? ये बात हमको विचार करना है। हम किसी भाषणबाजी में, किसी बहकावे में, किसी गलत तत्वों के वैचारिक आंदोलन में पढ़ करके हम प्रवाह में न बहें। हमको लोकतंत्र को परिपक्व करना है तो सामने नेता क्या कह रहा है, उसकी मंशा क्या है, वो क्या चाहता है, ये हमको विचार करना चाहिए। पुणे के मंच से आप सोचिए कि जब देश में जो है कांग्रेस कहती है कि उनकी मंशा, उनकी राजनीति देश में कोई भेदकारी नहीं है, वो गंगा जमुनी तहजीब पर विश्वास करती है और देश में सब का अधिकार समान है। संविधान भी कहता है कि किसी के साथ जाति, लिंग, वर्ग, धर्म और मजहब के आधार पर कोई भेद न हो। तो उस मंच में एक तरफ हिंदू लड़की कहती है कि स्कार्फ जो है वो मुड़ ढकना पड़ता है, सिर ढकना पड़ता है, तो वो आप समझिए कि वो अत्याचार हो गया।
वो मनुस्मृति ने उसे अधिकार नहीं दिया सिर खुला करके चलने के लिए। मगर वहीं पर गंगा जमुनी तहजीब पर अगर कोई मुस्लिम बहन या बेटी या माँ बुर्का पहने बैठी है तो राहुल जी में ये साहस नहीं है कि ये देश में महिलाओं का अधिकार समान है, तो ये मुड़ ढकने की आज़ादी होनी चाहिए, यानी उसे खोल के चलना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हिंदू महिलाएं मुड़ ढककर चलती हैं, सिर ढककर चलती हैं, तो वो महिलाएं या क्या बोलते हैं बेटियां, बहन, ये मनुस्मृति से कमज़ोर कर दी गई हैं, तो बाकी जो लोग अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो क्या उसके लिए कांग्रेस या कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बोलने के लिए तैयार हैं? और आप जब नारा लगाते हैं कि हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब है, जिसे भाजपा जो है अपने भेदकारी नीतियों से समाप्त करने के लिए है, ये आपका आरोप रहता है, तो आप में क्या एक ही मंच पर ये साहस नहीं है कि एक बेटी अगर स्कार्फ ढक माने कोई हिजाब लगाकर खड़ी है तो उस पर बोलने के लिए आप में हिम्मत नहीं है, और एक बेटी अगर कह रही है कि उसे स्कार्फ नहीं ढकना है या सिर नहीं ढकना है, तो वहाँ पर उसका समाज यदि कहता है कि समय समय पर जहाँ पर कुछ ऐसे रिवाज हैं जहाँ पर मुड़ ढकना जरूरी होता है, तो वो अत्याचार हो गया मनुस्मृति के तरह से। मैं ये कहता हूँ कि है कहाँ मनुस्मृति? आप देश को क्या इसी माने कपोल कल्पित बातों को लेकर के आप देश में जहर पैदा करना चाहते हैं? आखिर ये मनुस्मृति का अस्तित्व किस समाज में है, ये कांग्रेसियों को बताना चाहिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए अपने गांव देश शहर में, और इनके नेताओं को बताना चाहिए कि वास्तविक में मनुस्मृति के आधार से हमारा समाज कैसे चल रहा है। हमारे देश में संविधान के साथ में मनुस्मृति के विचारों की कहाँ पर टकराहट है। जब कोई चीज़ हो ही नहीं रहा है, मनुस्मृति अस्तित्व में नहीं है, वो प्राचीन समय पर जो बातें कही गई हैं उस समाज के चिंतन के आधार पर, तो उसके लिए हम आज आपस में लड़ें क्या? आज तो सब जगह समानता के अधिकार के साथ सबके सम्मान के साथ हम आपस में जी रहे हैं। फिर ये कौन लोग हैं? क्या सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस इतना नीचे गिर जाएगी कि वो लगातार कपोल कल्पित बातों पर, जिनका कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं है, उसको लेकर के समाज में जहर पैदा करे? हमारे देश में नारी की पूजा होती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी माँ के रूप में, काकी माँ के रूप में, मामी माँ के रूप में, नानी माँ के रूप में। कौन सा घर ऐसा है जहाँ पर माताओं बहनों का सम्मान नहीं होता है? हर घर में होता है। व्यवस्थाएं ऐसी है, हमारी संस्कृति ऐसी है, मगर बाहरी व्यवस्था के अनुसार में जिस बात के लिए लोग बोल रहे हैं कि मनुस्मृति जो है आज़ादी नहीं देती, तो क्या हमारे देश में जो 1947 के पहले जो स्थिति थी और जो मनुष्य का स्वभाव है, समाज कैसे नियम और कानून तय करता है? वो समाज की तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार में वो नियम कानून तय करता है। अंग्रेजी शासन, उसके पहले मुस्लिम शासन, और इसमें जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, अनाचार होता था, तो समाज ने अपने इज्जत बचाने के लिए अगर कोई व्यवस्था लागू की है, तो क्या वो मनुस्मृति के माध्यम से वो समाज को कम करने वाले माने समाज में महिलाओं के ताकत को कम करने के लिए किया गया था? वो यही देश है जहाँ लोक माता अहिल्याबाई ने इंदौर से राज करके पूरे देश भर में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, धर्मशालाएं बनाई, कुएं खुदवाए, बावड़ियाँ बनवाई। ये यही देश है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और न जाने ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई
किसे रोक दिया मनुस्मृति ने युद्ध के मैदान में लड़ने से, या किसे रोक दिया कि वो समाज का कल्याण ना करे, वो बाहर नहीं निकल सकती बिना माने सिर ढके? किस मनुस्मृति ने इन्हें कमज़ोर किया? अब रह गई बात कि अगर 1947 के बाद में अगर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उसके पहले समाज के जितने बुद्धिजीवी हैं वो चिंतन करें कि किस गांव में, किस किसान के घर में, किस मजदूर के घर में माताएं, बहनें, बेटियां घर में बैठकर रहती थी। इस बात का आप चिंतन करिए। क्या पढ़ने लिखने के बाद में ऑफिस में काम करना, अधिकारी बनना और इंडस्ट्री में काम करना, यही माने नारी की आज़ादी मानते हैं आप? जब व्यवस्थाएं बदली, समाज की स्थितियां बदली, हम विकास के रास्ते पर चले, इंडस्ट्री को भी महिलाओं की आवश्यकता हुई, सरकारी जो अवसर बढ़े, 2 विभाग से आज 50 और कहीं कहीं 75 विभाग तक के काम हुए, जो वर्ल्ड लेवल पर कंपनियां आई, सबको महिलाओं के, बेटियों के काम के लिए माने आवश्यकताएं पड़ी, तब उनको अवसर दिया गया। मगर इसके पहले क्या किसान के खेतों में माताएं, बहनें काम नहीं करती थीं? क्या तब वहाँ अपने घरों में जो उस दौर की व्यवस्था थी कि वो गोठान में घर के जो गौशालाएं हैं उसकी व्यवस्था वो नहीं करती थी? क्या समाज में उनकी भागीदारी बिल्कुल कम थी? इस बात को आप विचार करिएगा। तब चूंकि इंडस्ट्री नहीं थे, मगर वो गांव के अपने परिवार के एक एक कार्यक्रम में जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार और समाज के एक एक कार्यक्रम में वो कंधे से कंधा मिला करके काम करती थी। क्या देश के लोग, देश के अलग अलग पार्टी के नेताओं को ये मालूम नहीं है? चाहे किसी भी फील्ड में हो, जो तत्कालीन समय में उस दौर में हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, व्यापारिक व्यवस्था थी, उसमें क्या माताओं बहनों ने भागीदारी नहीं की? इस बात का चिंतन करना। हमको अफीम का नशा दे करके ये जो समाज को भटकाने वाले नेता हैं, वो गलत दिशा में किसी के खिलाफ आपके हृदय में जहर भरने के लिए ये भाषण देते हैं, और हम उसको चिंतन नहीं करते हैं, और उसके बाद में हम अपने ही बीच में आपस में द्वंद्व पैदा कर लेते हैं। ये आधुनिक व्यवस्था है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब आधुनिकीकरण के माध्यम से वैज्ञानिक भौतिकवाद की जब वो बढ़ी व्यवस्था, तब उसमें बराबर से हमारे घर की बेटियां निकली, बहनें निकली, और पुरुष के साथ कंधा मिला करके उन्होंने काम शुरू किया। ये क्रमिक विकास है। सन 47 के पहले इंडस्ट्री कम थे। सन 47 के पहले इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं थीं। सरकार में इतने विभाग नहीं थे कि वहाँ पर माताओं और बेटियों को माने नौकरी में रखा जा सके। तब इतने आवागमन के साधन नहीं थे। तब माताएं और बहनें अकेले लंबी यात्राएं नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय आवागमन के साधन नहीं थे। मगर घर और परिवार के साथ में उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके काम किया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैं इसी बात को बोलना चाहता रहा हूं कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई फ़ोन कॉल कर रहा है, वो समझ नहीं रहे हैं कि कॉल नहीं करना चाहिए, कोई ख़ास बात है तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो मेरा ये निवेदन है कि हमको गंभीरता से इस बात में विचार करना चाहिए कि जिस बात का अस्तित्व नहीं है, जिसका अब कोई मतलब नहीं है,
उस पर यदि हमको समाज के लोगों को आपस में लड़ाया जाएगा तो वो उचित नहीं है। हमको मुद्दे की बात करनी है। हमको देश को आगे ले जाने के लिए देश की व्यवस्था पर हम कैसे काम करें, उसके लिए नेताओं को मंच से भाषण देना चाहिए। तो राहुल बाबा जो हैं, राहुल गांधी जी आजकल लगातार इन्हीं मुद्दों पर लगे हुए हैं। उनको लगता है कि सनातन को कमज़ोर करना है, उसकी शक्ति को कमज़ोर करना है। मनुस्मृति जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, इस देश में संविधान की सरकार चल रही है, संविधान के माध्यम से हमारा देश चल रहा है। वो लगातार वो बोल रहे हैं कि 7% या 3% को लेकर के वो उनके खिलाफ में हृदय में जहर भरना चाहते हैं। जबकि इन्होंने राज कब से किया? सन 47 के बाद से कांग्रेस के कंधे पर देश की जिम्मेदारी थी। इन्होंने लंबे समय तक काम किया और आज ये पूछ रहे हैं कि 88% लोगों की भागीदारी सरकार में कितनी है। ये पूछ रहे हैं एक एक लोगों से कि मीडिया घराने में कितने लोग मालिक हैं 88%। ये पूछ रहे हैं कि कितने लोग आईएएस हैं 88% के। ये पूछ रहे हैं कितने लोग इंडस्ट्रीज हैं 88% के। ये पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत लोग हैं राज्यों और केंद्र के सचिवालय में सीनियर आईएएस आईपीएस लोग, या माने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग। आपको क्या अस्वाभाविक नहीं लग रहा है कि जो पार्टी देश में मतलब 50-55 साल राज की है, वो इतना विचार में शून्य हो चुकी कि अब उसे लग रहा है कि माने उसका कोई दायित्व तो नहीं था 55 साल तक के। इन वर्गों के बारे में उसने कोई ध्यान नहीं दिया और आज केवल सत्ता इनके हाथ से निकली है। केवल अभी मतलब 12 साल हुए हैं तो समझ लीजिए कि ये छटपटाहट इतनी हो गई है कि ये समाज में जहर भर देना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इनसे पूछा जाए कि आपने क्या किया इन 88% वालों के लिए? आपने क्यों आईएएस नहीं बनाया? आपने क्यों जो 88% लोग हैं उनके निजी अस्पताल नहीं खुलवाए? आपने क्यों टाटा बिरला नहीं बनवाया? आपने क्यों अडानी अंबानी नहीं बनाया? क्या आपके हाथ में सत्ता नहीं थी? क्या आपके समय में अंबानी बहुत गरीब थे? क्या आपके समय टाटा बिरला बहुत गरीब थे? क्या आपके समय जो देश भर में मारवाड़ी समाज के, वैश्य समाज के जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो अभी 14 के बाद में करोड़पति अरबपति बने हैं? ये इसका उत्तर जरूर खोज के रखना। और जो लोग भी समाज का भला चाहते हैं, जो देश का भला चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनको भी ये सवाल करना चाहिए कि क्या कांग्रेस के समय जो है ये सब जो बड़े व्यवसायी हैं वो सब गरीब थे। 14 के बाद ही ये सारे के सारे लोग अमीर हो गए। उसके पहले 88% लोगों का राज चल रहा था यहाँ पर। ये सवाल है, और जब ये सवाल आपके दिमाग में अंदर तक आप उसका परीक्षण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब कोई पार्टी विचार शून्य हो जाए, जैसे यूपी का राहुल जी एक ANI के मतलब उसमें जो समाचार है उसके हिसाब से वो लगातार इसी बात को बच्चों के बीच में बता रहे हैं कि भारत देश में अभी जो बजट बनाते हैं वो 70 लोग जो हैं उच्च वर्ग के होते हैं। तो इनसे नौजवान, पढ़े लिखे, किसान सब पूछें कि जो देश का बजट है वो खर्च कहाँ होता है? क्या केवल 7% में? एक सवाल जरूर पूछिएगा। और कांग्रेस के भाई अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप जरूर देखना कि क्या उसका वितरण केवल 7% लोगों में होता है, माने 7% लोगों में,
बाकी लोगों के पास में वो बजट का पैसा नहीं जा रहा है। वो सड़क, बिजली, पानी, तेल, रेल, हवाई जहाज से लेकर के दुनिया की सुविधाओं का उपभोग केवल 7% लोग कर रहे हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए वही गाड़ा का धरसा है, वही धूल भरे रास्ते हैं, वही माने उनके लिए कोई स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उन्हें मनुस्मृति ने वंचित कर दिया है। इस बात का चिंतन हम सब लोगों को ईमानदारी से करना चाहिए। हम जब तक के तथ्य में बात नहीं करेंगे तो हमारा देश इन्हीं सब झगड़ों से पिछड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अब विचार शून्य हो गई है। यूपी में लगातार पिछड़े दलित वर्ग के लोगों का राज रहा है। बिहार में भी इसी तरीके से वहाँ पर दलित और पिछड़े लोगों का राज रहा है। उड़ीसा में भी पटनायक जो हैं ये कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग नहीं थे, इनका जीवन भर राज चला उड़ीसा में। ऐसे ही दक्षिण में भी जो या तो वो उदारवादी ब्राह्मण थे या फिर वहाँ पर अन्य लोगों का जो है राज्य रहा है। तो क्या जो राहुल जी आज सवाल कर रहे हैं कि समझ लीजिए कि 88% लोगों की भागीदारी कहाँ है, तो उसके दोषी कौन हैं? मैं केवल राहुल जी से ये सवाल करना चाहता हूँ, या कांग्रेस से, या इस तरह से विचार रखने वाले जो कहते हैं कि जिस चीज़ का अस्तित्व नहीं उस बात को लगातार लेकर के मनुस्मृति मनुस्मृति मनुस्मृति, बिल्कुल उसका कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं है। कोई मनुस्मृति के जो जीवन शैली है, पद्धति है, उसका नियम, उसको कोई नहीं मानता। वो तत्कालीन समय का जब वो किताब लिखी गई होगी, जब वो जीवन शैली पद्धति तत्कालीन दौर में पता नहीं किस युग में उसका परिपालन होता रहा होगा। आज तो कम से कम कोई नहीं जानता। हम केवल ये जानते हैं कि 47 के बाद कांग्रेस का राज था और कांग्रेस को हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने 88% लोगों को आज भी क्यों इस तरह से वंचित रखा इन सब चीज़ों से, कि आज उसे उन्हीं बच्चों के बीच में भड़काना पड़ रहा है। वो बच्चे बेचारे सवाल नहीं कर रहे हैं कि राहुल जी आखिर इसके जिम्मेदार आप ही तो हैं। अखिलेश जी, आप ये जो कुछ हुआ है हमारे पिछड़े वर्ग के साथ, दलित के साथ में, इसके जिम्मेदार आपके या आपके पापा थे। बिहार में लालू जी और उसके पहले इसी तरीके से दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं का राज रहा है। तो फिर ये सारे लोग कैसे वंचित रह गए, कैसे पिछड़े रह गए? क्यों इन्होंने राइस मिल नहीं खुलवाया? क्यों इन्होंने स्टील आयरन फैक्ट्री नहीं खोली? क्यों इन्होंने प्राइवेट अस्पताल नहीं खुलवाया? क्यों इन्होंने आईएएस नहीं बनवाया? आखिर यदि कांग्रेस को लगता है कि ये वर्ग पीछे हो गए हैं, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम उन्होंने क्यों रखा? यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं रखना था। उनको तय करना था कि हमारे पास 100 पोस्ट है, तो 88 पोस्ट हम बुला के अलग अलग जाति के लोगों को हम बांट देते हैं, आवंटित कर देते हैं। बोल देते हैं कि ये तुम फलाने जगह का कलेक्टर बन जाओ, तुम ढेकाने जगह का कलेक्टर बन जाओ, तुम यहाँ का मैनेजर बन जाओ। क्या ज़रूरत थी यूपीएससी की परीक्षा करने के लिए, पीएससी की परीक्षा करने के लिए? और उसमें भी तो समय समय के हिसाब से आरक्षण है। तो आप कैसे झूठ फैला रहे हैं कि माने यहाँ पर आपकी भागीदारी कम है? जब आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, उस एग्ज़ाम में जो लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं, तो उनको आप अपनी ही व्यवस्था को कैसे माने बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जितने सीनियर्स जो ऊपर पहुँचे हैं सेक्रेटरिएट में, तो वो तो आपके दौर के लोग हैं। आपके लोग आपके दौर में उन्हें पदस्थ किया गया था और प्रमोशन होते होते वो बड़े पदों पर गए हैं। तो आपने उस समय क्यों नहीं रोका कि इसमें 88% वाले भी लोग जाएंगे और 12% जो बच गए उनको हम केवल 12% लोगों को प्रमोशन देंगे? तो इस विचार शून्यता को देखते हुए हम सारे बुद्धिजीवियों को, राष्ट्रवादियों को, जो सही में समाज और देश का भला चाहते हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि विचार शून्यता में कांग्रेस जो है फ्रस्ट्रेट होकर हमारे समाज को जिस ढंग से विखंडित करना चाहती है, उससे हमको सतर्क रहना है।
महिलाओं की भागीदारी सन 1947 से भी पहले थी, अंग्रेज से पहले भी थी, मुगलों के दौर में भी थी और उससे पहले भी थी। महिलाओं ने, बेटियों ने, बहनों ने कंधे से कंधा मिलाकर परिवार चलाया है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ और मेरे देश के जितने लोग भी सुन रहे हैं, महिलाओं का सम्मान इतना था कि घर की सारी व्यवस्थाएं, मतलब घर की तिजोरी, घर का पेटी, घर का संदूक, घर का व्यवस्था सब उन माताओं के माने कमर में और चाबी में लटका रहता था। कोई भी पुरुष अगर वहाँ पर कोई मंगैया भी आता था, कोई सहयोग के लिए भी आता था, तो बोलते थे कि तुम्हारी काकी से देख लो, तुम्हारी दादी से मांग लो, तुम्हारी भाभी से मांग लो, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी, घर के धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, घर में जो कुछ भी अनाज होता था, दूध, दही, मक्खन, सारी व्यवस्थाएं माताओं, बहनों और बेटियों के हाथ में होता था। और हम उस बात को नकार रहे हैं। किस कारण? हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि राहुल जी आप समाज के बारे में नहीं जानते हैं, हमारा समाज ऐसा था। अब रह गया कि व्यक्तिगत रूप से अगर कोई पुरुष किसी महिला पर, बेटी पर, माता पर अत्याचार कर रहा है, तब भी उस समय भी पंचायत में उन्हें दंड दिया जाता था, समाज में दंड दिया जाता था। आज संविधान के हिसाब से उन्हें दंड मिलता है। एकदम समाज जो है कभी निरापद नहीं रहा है। हर युग में अत्याचार हुए हैं, पुरुषों के साथ भी अत्याचार हुए हैं, महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है। कोई राज जो है एकदम निरापद नहीं था कि अपराध मुक्त समाज कहीं पर रहा होगा। सतयुग को छोड़कर सुनते हैं जो बातें हैं उसके अनुसार में, जो हमारा सनातन ग्रंथ कहता है उसके अनुसार सतयुग में कम अपराध थे। मगर बाकी जो माने धर्म ग्रंथ में जो महाभारत तो केवल झगड़ा, उत्पात, वहाँ पर षड्यंत्र, वहाँ पर दुनिया के अपराध पर ही वो महाभारत का ग्रंथ लिखा हुआ है। और बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उसमें इस तरह से अत्याचार, अनाचार और सारी बातें माने क्लियर लिखी गई हैं। कोई इतिहास छुपाया नहीं गया है। तब हमको सवाल करना चाहिए कि राहुल जी आप क्या 1947 के पहले के समाज को जानते हैं? क्या हमारे समाज में माताओं, बहनों की जो स्थिति थी उसके बारे में आपने कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में बात किया है? अब बात करिए। आज भी जो घर की जिम्मेदारी है उसमें पूरा कमांड महिलाओं का होता है और उसमें मजाक में बहुत सारे रील भी बनते हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि राहुल जी की बातों को क्या बोलते हैं गलत साबित करने के लिए मैं समाज का जो है एक काल्पनिक चित्रण कर रहा हूँ वहाँ की व्यवस्था का। निश्चित तौर पर हर गांव में, हर घर में महिलाओं का कमांड है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और वो जो प्रथा है जिसको आप सब लोग जानते हैं कि माताओं के कमर में वो जो करधन और करधन में वो चाबी रिंग और चाबी रिंग में तिजोरी से लेकर पेटी, संदूक, जो व्यवस्थाएं उस समय होती थी जिस हैसियत के हिसाब से, वो सब कमांड उस घर की दादी, फिर उसकी सास, फिर उसकी बहू, ऐसे वो हस्तांतरण होता था। इसका मतलब क्या है? इस समाज में नारी की पूजा होती थी। अगर कोई दुराचारी, अगर कोई शराबी, कबाबी, अगर कोई बददिमाग आदमी अगर कहीं पर अपने घर में हिंसा करता था तो उसे निंदा मिलती थी, उसको समाज के द्वारा सजा दिया जाता था, उसे घर परिवार के लोग बैठा करके ताकीद करते थे। तो ऐसा नहीं है। तो हमारे समाज के लोगों को बिल्कुल जो जमीनी सच्चाई है उस पर हमको चिंतन करना है। हमको किसी के भाषण पर कि 5000 साल पहले ऐसा हुआ, 2000 साल पहले ऐसा हुआ, इस पर नहीं जाना है। जो संस्कृति और परंपरा हम आज देख रहे हैं हमारे घर परिवार में, कई संस्कृतियां आई
मगर हमारी संस्कृति जस की तस है। हाँ, छुआछूत हमारे समाज में व्याप्त था, उस कुरीति को धीरे धीरे मिटाया गया। हमारे समाज में अलग अलग जाति और समुदाय के अलग अलग नियम और कानून हैं, तब भी लोगों को अपने हिसाब से जीने, अपने संस्कृति और परंपरा के हिसाब से जीने की आज़ादी थी। जैसे बहुत सारे समाज में अगर किसी की पत्नी ख़त्म हो जाए, माने मृत्यु हो जाए, तो उसे पुरुष को विवाह करने का अधिकार था। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो उसे माने दूसरा विवाह करने, माने चूड़ी प्रथा एक होती है, उसके अनुसार में दूसरे को अपने पति बना लेने का नियम और विधान था। ऐसा नहीं था कि उस समय भी पुनर्विवाह का चलन नहीं था, मगर समाज के अनुसार, अलग अलग समाज के अनुसार में सबको अपने अपने ढंग से जीने की आज़ादी थी। अगर उच्च वर्ग के लोग बाल विधवा को भी सम्मान देते थे तो उसको उनके अपने जीवन शैली के अनुसार जीने के लिए आपको उसका अधिकार मानना चाहिए। तब वहाँ पर आप अत्याचार की बात करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई नैतिक दृष्टि से ये चाहे कि नहीं, मेरा पति परमेश्वर था, मैं एक विवाह से ही खुश हूँ, मैं पूरा जीवन इस ढंग से गुजार सकती हूँ, तो उसको आप कैसे गलत कह सकते हैं? आज के नारा पे आप बोलते हैं कि नहीं, मेरा लिंग मैं जैसा उपयोग करूँ, तो वो व्यवस्था आपके नज़र में कैसी थी? जब नारी को स्वतंत्रता थी कि वो माने बहुत से समाज में ये बातें थी कि वो पुनर्विवाह कर सकती हैं, माने दूसरा पति वर्ण कर सकती हैं, मगर कुछ समाज के लोग नहीं करते। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये कोई बुराई नहीं है। जैसे आज आप बोल रहे हैं कि नारी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो तत्कालीन समय में चूंकि जंगलों का रास्ता होता था तो उस समय बोला जाता था कि जल्दी आ जाना बेटा, बाहर जो है आज भी शैतान है, कल भी शैतान घूमते थे। 1000 साल तो कम से कम शैतानों की माने वो गलियों में और सड़कों पर राज हुआ करता था। कब कहाँ पर क्या हो जाए किसी को कोई माने भान नहीं होता था। तो उस समय अपने बच्चों का, अपने परिवार की चिंता करना क्या आप लोगों को तकलीफ दे लगता है? और आज जो चीज़ें आप बोल रहे हैं कि स्वतंत्र हैं, तो बिल्कुल कोई मना कर रहा है कि नारी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, समानता का अधिकार नहीं चाहिए? कौन रोक रहा है इस बात को? तब भी हमारे यहाँ माताएं बहनें बराबर थीं और उनकी पूजा की जाती थी। उनके बिना हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि पति और पत्नी दोनों अगर जोड़ी में पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, तो तब ही पुण्य का फल मिलता है। ये हमारे सनातन धर्म का नियम है। और यदि ये कांग्रेस के नेता नहीं जानते कि पत्नी का कितना सम्मान है, बेटी का कितना सम्मान है, तो एक किसी वैदिक रूप से जो विवाह होता है, ब्राह्मणिकल विवाह, उसमें बैठ जाएं और सप्तपदी को सुन लें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में, हमारे सनातन व्यवस्था में ये नारी का क्या सम्मान है, पत्नी का क्या सम्मान है, उसका क्या दर्जा है। केवल सप्तपदी आप सुन लीजिए। पत्नी के बिना जो हम यहाँ पर काम करते हैं, धर्म अर्थ मोक्ष और काम, तो माने जो मोक्ष की बात है, हमारा जो सर्वोच्च जो माने सनातनियों का लक्ष्य होता है कि मोक्ष मिले। मनुष्य जन्म 84 लाख योनि में दुर्लभ है, तो इसमें जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं, तो वो मोक्ष दिलाती है वही उसकी धर्म पत्नी। वो जहाँ कहीं भी पुरुष पूजा पाठ करता है, पुण्य दान पुण्य जो भी करता है, मनसा वाचा कर्मणा से उसके साथ में उसकी पत्नी होनी चाहिए। वो ऐसे ये जो है ना गमछा बांध करके वो दोनों एक साथ दान करते हैं, दोनों एक साथ तीर्थों में यात्रा करते हैं, तब भगवान जो है उनके पुण्य को स्वीकार करते हैं। ये सप्तपदी में कहा गया है। तो सारे कांग्रेसी भाइयों को सप्तपदी को सुनना चाहिए कि हमारे सनातन में, हमारे धर्म ने नारी का क्या सम्मान किया है। यह अतिशयोक्ति नहीं है,
ये समाज में प्रचलित बातें हैं जो आप विवाह के समय देखते हैं। और ऐसा भी मैं बोल रहा हूं कि सभी समाज को ब्राह्मण रीति से विवाह करने का भी कोई वो नहीं था दबाव। बहुत सारे जातियों में विवाह बुआ और बहनें यानी सुवासिन लोग करते थे, वहाँ पर पंडितों का काम नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ों को गलत ढंग से हमको बताया गया है, उसको दुष्प्रचारित किया गया है और हम भटक जाते हैं। तो हमको सही सही में हमारे जो समाज की स्थिति है उसको समझना चाहिए। और जिस तरीके से 88% 12% की बात कांग्रेस और उसके नेता कर रहे हैं, ये समाज को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। चूँकि सबसे लंबा जो राज उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या किया ये लोगों को बताना चाहिए। आज तो 14 के बाद अगर कोई मोदी जी को टारगेट में लेकर के बात कर रहे हैं, तो ये सारे यूपीएससी पीएससी और ये सारी व्यवस्थाएं संविधान के तहत हो रही हैं। सबको अवसर मिल रहा है, उसमें किन जातियों को मिल रहा है, कौन योग्य हैं, ये सारी चीज़ें एक बात है। उसमें समय समय पर सुधार की भी बात होती है कि पिछड़े वर्ग के अगर केवल 10 जातियों को अगर अभी तक के 80 साल में आरक्षण की सुविधाएं माने मंडल आयोग के सिफारिश के बाद जो आरक्षण की सुविधाएं मिली उसमें लाभ हुआ है, तो उसमें से बाकी अन्य जातियों को लाभ के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण में ही आरक्षण और बढ़ाने माने अन्य महापिछड़े वर्ग के लोगों को बांटने के लिए वाद संवाद हुए हैं, उस पर चिंतन हुआ है। एससी और एसटी वर्ग के लोगों के बीच में भी ऐसी बातें हो रही हैं और लगातार संवाद हो रहा है लोगों में, माने संसद और विधानसभाओं में सुधार की भी बातें हो रही हैं। बराबर सबको प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है। और आप सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बहुत लंबा ये वीडियो हो गया है। मैं ज़मीनी स्तर पर आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आकलन करिएगा अपने बीच में और समाज में देखिए कि लोकतंत्र में वोट पड़ेंगे, सरकारें बदलेंगी, मगर समाज में जहर ना बदले उसके लिए हमको अपने इस दिमाग को खोल के रखना है। हमको देश की तरक्की के लिए जिनका विजन ठीक है, जिन पार्टियों का, उनके साथ हम होंगे अपने अपने विचारों के अनुसार। उसमें कहीं कोई दबाव नहीं है। हम अपनी बात रखेंगे मोदी जी के तरफ से, मगर सनातन को कोई डेंगू मलेरिया और वो बोले और देश को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस जैसी बूढ़ी पार्टी जो है ये कहे कि मनुस्मृति जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसको मैजिक बॉक्स के तरह उपयोग करे और समाज में किसी भी समय जहर पैदा करने की कोशिश करे, तो हमको सतर्क रहना है। उस जहर का सेवन हमको कितना करना है, नहीं करना है, ये हमको समाज की स्थितियों को देख करके करना है। तो वंदे मातरम, जय हिंद। और कांग्रेस जो आंदोलन के समय की पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं से निवेदन है कि ऐसी राजनीति न करें जिससे देश और समाज की बर्बादी हो, हमारा देश भटकाव की हो, समाज में विखंडन पैदा हो। इसके लिए आप लोग भी अपने बीच में जनमत बनाएं। हाँ, कहीं पर कोई गलत है तो वैचारिक दृष्टि से आप भाजपा का, नरेंद्र मोदी का और जो लोग हैं उन सब का विरोध करिए, स्वागत है। मगर ऐसा विरोध न हो कि जिस चीज़ का अस्तित्व नहीं उसको मुद्दा बना करके हम समाज में भ्रम पैदा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।